हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसकी हम 4th वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कब होता है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कौन कौन सी है, और हमने डिस्कस किया कि गुडविल क्या है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कब किन किन केसेस में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, किन केसेस में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। हम इन तीनों वीडियो को पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप उन पार्ट को देखिए, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा कि हम गुडविल को कैसे कैसे किन मेथड से वैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि किन गुडविल को वैल्यूएट करने के कितने मेथड्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात देखी थी कि हम गुडविल के एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। फिर भी अगर कोई पर्सन है वो अपना बिजनेस सेल करेगा, तो अगर कोई फर्म अपना बिजनेस सेल कर रही है तो उसको अपनी गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, उसको अपनी गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ेगी कि इतने की मेरे गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस को सेल करेगा। तो फिर उन केसेस में अगर अपना कोई बिजनेस सेल कर रहा है या फिर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उन केसेस में उनको अपनी गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ती है। तो यूजुअली 3 मेथड्स यूज़ होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के। फर्स्ट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। हम इन तीनों मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है एक सिंपल और वाइडली यूज़ होता है, हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल भी है। दूसरी बात क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स पर। एवरेज प्रॉफिट्स मीन्स हम जितने भी पास्ट ईयर प्रॉफिट्स हैं तो हम उसके बेसिस पर जो है गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। इसी वजह से एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम इसमें पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को लेकर जो है अपना गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो फिर वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमें गुडविल की वैल्यूएट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो है कैसे निकलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट को। तो सिंपल है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा एवरेज प्रॉफिट के में टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, जितने भी हमें पास्ट ईयर प्रॉफिट्स गिवन होंगे, जितने की हमें गुडविल निकालनी है, वैसे ही टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी हम पास्ट ईयर्स लेंगे उतने नंबर्स नीचे आ जाएंगे और उन प्रॉफिट्स टोटल है जो ईयर्स का प्रॉफिट का, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट। फिर हम इस एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट को यूज़ क्यों करते हैं, वाई एवरेज प्रॉफिट इज़ यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, अगर हमें किसी भी बिज़नेस का ये चेक करना है या फिर ये हम आइडिया लेना चाहते हैं कि उस बिज़नेस में फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने होंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स को चेक करने के लिए हमें अपने बिज़नेस की एवरेज देखनी पड़ेगी कि हमारा बिज़नेस जो है वो किस एवरेज पर काम, मतलब कितने एवरेज प्रॉफिट्स पर वो कितने एवरेज प्रॉफिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है हम अपने बिज़नेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स को देख पाएंगे। तो अब एवरेज प्रॉफिट्स हमारे किस बेस पर होंगे, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स पर। मतलब हमारे जो कितने पास्ट ईयर प्रॉफिट्स हैं हम उनकी एवरेज निकालेंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो जब हमें किसी भी बिज़नेस के हमें फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने हैं कि हमारे बिज़नेस में फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने होंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो बिज़नेस की एवरेज परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं कि हमारे बिज़नेस की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है। और एवरेज परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी हमारी, अपने बिज़नेस के पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को लेकर।
तो जब हम इन पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को लॉसेस को अरेंज करेंगे उसके बाद क्या निकलेगा हमारा एवरेज परफॉर्मेंस या एवरेज प्रॉफिट। उसके बेस पर हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ साथ हम गुडविल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले। उसमें जो फर्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारी, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है कि अगर कोई भी हमारे बिज़नेस में एबनॉर्मल गेन हुआ या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने उस ईयर के उस रिलेटेड ईयर में माइनस कर देंगे। अगर हमें उस बिज़नेस से उस रिलेटेड ईयर से किसी भी ईयर में अगर हमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसी ईयर में उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस। अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स सिंपल सी बात, जो नॉर्मल ना हो, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई टैक्स फिल किया था अपने बिज़नेस के ऊपर और हमें उस टैक्स का बाय चांस रिफ़ंड मिल गया। मतलब वैसे तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि टैक्स रिफ़ंड होगा, अगर हमें किसी ईयर में टैक्स रिफ़ंड हो जाता है तो वो हमारा क्या हो गया, एक टाइप से एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मतलब हमें एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल तो है नहीं ना। वो नॉर्मल तब होता जब हम कोई जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं उसी बिज़नेस से हमें कोई प्रॉफिट होता, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट था। अब जो हमें टैक्स रिफ़ंड हुआ है वो एबनॉर्मल हुआ है। और दूसरी बात एबनॉर्मल में क्या होती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साल होगा। अब हमें इस साल टैक्स रिफ़ंड हो गया, ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल रिफ़ंड ही होगा। मीन्स जो भी चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो हमारी बार बार हर एवरी ईयर नहीं होगी, जो हर साल नहीं होगी, जो बार बार नहीं होगी, जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल बिजनेस से नहीं प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो वो क्या हो गया हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन। तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट आती है हमारी एबनॉर्मल लॉस की, कि किसी भी ईयर में अगर हमारे बिज़नेस के अंदर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल अगर जो है हमारे बिज़नेस में किसी फैक्ट्री में फायर लॉस हो जाता है, मतलब अगर आग लग जाती है या फिर कोई बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब कोई बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से हमारे गुड्स का, हमारे माल का नुकसान हो जाता है, तो वो हमारा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस। अब देखो इस साल अगर मान के चलो बाढ़ आ गई तो वो हर साल तो नहीं आएगी ना, एक बार जो नुकसान हो गया वो हो गया, तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। मतलब जो नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस तब होता है जब हम उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अभी हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ये ना तो हमारा हमने जो ये तो है नहीं कि हमने कोई जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमें नुकसान हो गया, ये तो हमारा एक एबनॉर्मल लॉस है जो बाय चांस हो गया और जो हर साल नहीं होगा। तो अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम कर देंगे ऐड। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट एबनॉर्मल गेन का जिसको हम लेस करेंगे क्योंकि वो एवरी ईयर नहीं होगा, और सेकंड एबनॉर्मल लॉस का जिसको हम ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे क्योंकि वो भी हमारा एवरी ईयर नहीं होगा। थर्ड एडजस्टमेंट आती है हमारी, थर्ड और एक लास्ट एडजस्टमेंट है बस ये एवरेज प्रॉफिट के अंदर। तो थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो रही है और वह इन्वेस्टमेंट जो है हमारे बिज़नेस के पर्पस से नहीं थी, तो उस इनकम को भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करेंगे। अगर हमें कोई इनकम हो रही है जो बिज़नेस पर्पस से नहीं थी तो उस इनकम को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल 3 एडजस्टमेंट थी एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट को जब भी कैलकुलेट करेंगे हम तो उसमें 3 एडजस्टमेंट करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया एबनॉर्मल गेन की जिसको हम माइनस करते हैं, सेकंड एबनॉर्मल लॉस के जिसको हम प्लस करते हैं, और थर्ड है हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के जिसको भी हम माइनस करते हैं। तो सिंपली हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले एडजस्टमेंट करने के बाद, और एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा निकल के आएगा गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। उसके बाद हम एक एवरेज प्रॉफिट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि एक ये जो फॉर्मूला है हमारे माइंड में बैठ जाए, मतलब क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना गिवन है हमें, 3 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या था कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं हमारे, 3। हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स गिवन है
2013-14 के हैं 4 लाख, 14-15 के हैं 5 लाख, 15-16 में अभी जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 60,000, ब्रैकेट में अगर कोई टर्म लिखी हुई है इसका मतलब है कि वो लॉस है। अगर वो प्रॉफिट्स होते तो वो पॉजिटिव होते और साथ में उसमें ब्रैकेट भी नहीं होती। अगर कोई भी टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है तो इसका मीन्स वो लॉस है। तो यहाँ पर हमें 15-16 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है 60,000 का। फिर 16-17 में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 17-18 में हमें 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ऑन 1 Jan 2016, 2016 1 जनवरी a fire broke out which result a loss of goods for ₹3 lakh। अभी 1 जनवरी 2016 को हमारी फैक्ट्री में या फिर कहीं पर भी फायर ब्रोक हो गया जिसकी वजह से लॉस ऑफ गुड्स का नुकसान हो गया ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख की हमें गुड्स का नुकसान हो गया, 3 लाख के माल का हमें नुकसान हो गया। अ क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें सिर्फ कितना क्लेम मिला, 70,000 का क्लेम मिला है। तो बाकी का तो लॉस रह गया हमारा। और सेकेंड एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। अभी बात क्या हुई है कि 31 मार्च 2017 को फर्म को एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफ़ंड हुआ है। अनएक्सपेक्टेड है दैट मीन वो एक एबनॉर्मल, और रिफ़ंड हमें प्रॉफिट हुआ मतलब रिफ़ंड हमें मिला है तो वो हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। अभी फर्म को क्या हो गया, 80,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड था, हर बार तो नहीं मिलेगा ना 80,000 का टैक्स रिफ़ंड। तो ये हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और ऊपर जो हमारे एडजस्टमेंट है उसमें क्या हुआ, हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, और फायर की वजह से हुआ है, मतलब हर बार नहीं होगा, हर साल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को ही देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट होगी सबसे पहले। तो इसका फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग 1 Jan 2016 को जो है फायर ब्रोक हुआ है। तो अभी देखो 1 Jan 2016 कौन से ईयर में, मतलब कौन से ईयर में हुआ होगा ये, तो ये हुआ होगा हमारा 16-17 ईयर में, 16-17 नहीं सॉरी 15-16 ईयर में, 15-16 ईयर। अभी जो 15-16 ईयर है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, वो हमारा होगा 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा होगा 2015 और 16 का। तो अभी हमें जो लॉस हुआ है वो हमें लॉस हुआ है 1 Jan 2016 को। तो वो कौन से ईयर में लाई करेगा, वो इस ईयर में लाई करेगा। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च जो है 2016 है, तो मतलब यहाँ पे बीच में लॉस हो गया हमें 1 Jan 2016 को लॉस हो गया। तो फिर यहाँ पर हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस दूसरी एडजस्टमेंट होगी हमारी, ये एडजस्टमेंट तो फिक्स हो गया कि हमारी 15-16 ईयर में होगी। सेकंड है हमारी 31 मार्च 2017, तो ये एडजस्टमेंट हमारी कौन सी ईयर में होगी, लास्ट ईयर में 17-18 ईयर में होगी। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट होगी हमारी 15-16 ईयर में, मीन्स हमारा जो 2015-16 का लॉस था, 15-16 में हमारा लॉस था ₹60,000। तो 15-16 में हमारा लॉस हो गया 60,000, लॉस को माइनस करते हैं। फिर ये जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थे हमारी, लॉस ऑफ गुड्स, मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस को एडजस्टमेंट क्या थी, हम उसको ऐड करते हैं। अब हमें लॉस कितने का हुआ है, 3 लाख का, ठीक है, और उसमें से हमें 70,000 जो क्लेम के रिसीव हो गए हैं, तो टोटल लॉस हमारा 3 लाख का था, उसमें से हमें 70,000 जो है वो रिसीव हो गया है। तो हमारा अभी लॉस कितने का बच गया, 2,30,000 का। 3 लाख का लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था, तो हमने उसको ऐड कर दिया, और जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला था कंपनी से, हमने उसको माइनस कर दिया, लेस कर दिया। तो लॉस हमारा ऑलरेडी 15-16 में 60,000 का था, प्लस
3 लाख माइनस 17,000 तो आ गया हमारा 2,30,000। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 15-16 ईयर में। तो अभी 15-16 ईयर में ओवरऑल क्या रिजल्ट रहेगा कि 230 का हमें एबनॉर्मल लॉस था जो हम जिसको हम ऐड करते हैं, और हमें लॉस थे हमारे 60,000 जो हम माइनस करते हैं, तो हमारा हो गया 15-16 का 1,70,000। अभी यहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिट होता बाय चांस तो हम इसको प्लस करते तो 260 प्लस 60 230 प्लस 60 290 हो जाता, पर लॉस इस वजह से हमने उसको माइनस किया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट जो हमारी लास्ट ईयर में थी। तो लास्ट ईयर के हमारे प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर हमारा कौन सा था, 17-18 ईयर था। तो 17-18 ईयर ये वाला तो 2017-18 में हमारे जो प्रॉफिट्स थे 2,50,000 थे, और उस ईयर में हमें एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफ़ंड हुआ है, मतलब एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन को हम करते हैं माइनस, तो हमने कर दिया 80,000 को माइनस, तो ये आ गया हमारा 1,70,000। अभी ये वाले एडजस्टमेंट भी 170 है और जो हमारे 15-16 थी वो भी 170 ही है। अभी सारे एडजस्टमेंट हम इन दोनों एडजस्टमेंट को कर चुके हैं। 15-16 भी हमारा 170 ही आया था। तो दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, पहले हम इन सब ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं लॉसेज हैं उन सबको प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम 13-14 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4 लाख। उसके बाद हमारा 14-15 का प्रॉफिट है 5 लाख, और 15-16 में हमने एडजस्टमेंट की थी, तो एडजस्टमेंट करने के बाद का हमारा प्रॉफिट रह गया था 170। वैसे तो लॉस था इसमें, पर वो 230 ऐड करने के बाद 170 क्या रह गया था, इसमें प्रॉफिट्स रह गए थे। उसके बाद 2016 और 17 में हमारा है 1,50,000 जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, और उसके बाद 2017-18 में हमारा प्रॉफिट्स है 2,50,000 जिसमें 250 है ये, जिसमें हमने 80,000 का टैक्स रिफ़ंड किया था। टैक्स रिफ़ंड करने के जो नॉर्मल लॉस था गेन था, तो हमने इसमें से 80,000 माइनस किए थे, क्योंकि 80,000 में टैक्स रिफ़ंड हुआ था जो एबनॉर्मल गेन था, तो इसको हम माइनस करते हैं। तो ये हमारी एडजस्टमेंट रह गई थी 1,70,000। ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट्स निकल के आए हैं। इसमें 13-14 में 4 लाख है, 14-15 में 5 लाख, 15-16 में 1,70,000, 16-17 में 150 और 17-18 में 1,70,000। अब इन सबको ऐड करेंगे हम, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 13,90,000। तो 13,90,000 हमारा क्या निकल के आ गया। तो हमने अभी सिर्फ टोटल ऑफ प्रॉफिट्स किए हैं, एवरेज नहीं निकाली है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स जो हमारे हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं ये, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे, 5। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारा आ गया 2,78,000 रुपीज़। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 2,78,000 रुपीज़। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2,78,000 रुपीज़ हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, गुडविल। तो हम कैलकुलेट करेंगे अब गुडविल को। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने भी कैलकुलेट किए हैं 2,78,000 जो हमने भी कैलकुलेट किए हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें ऊपर क्वेश्चन सबसे ऊपर गिवन था कि 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो गए हमारे, 3। तो कितना आ गया हमारा ये 8,34,000 रुपीज़ की हमारी क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई 8,34,000 रुपीज़। सिंपल है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर हमें गुडविल निकालनी होगी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट में अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे, और कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम है जो हमारे बिजनेस पर्पज़ से नहीं थी तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे।
उसके बाद अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम निकालेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिंपली निकल के आ जाएगी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट में एक और जो मेथड आता है जो उसका एडवांस है वो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक एडवांस रूप है। मतलब उसमें भी एवरेज प्रॉफिट जो वर्ड है वो यूज़ होगा, एवरेज प्रॉफिट से यूज़ होंगे। और बस का क्या लग गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है एक मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम हर ईयर जितने भी ईयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लेते हैं, हम हर ईयर ऑफ प्रॉफिट्स को एक वेट असाइन करेंगे। वो वेट देने के बाद हम जो वेट है वो मल्टीप्लाई करेंगे उनके प्रॉफिट से, और उसके बाद हम इन सभी टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो इसमें हर ईयर के प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले उनकी वेट से। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा बेटर माना गया है एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि ये ज़्यादा अगर किसी ईयर में हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा वेटेज देगा। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिसके ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उसको हम ज़्यादा वेट देंगे, जिसके कम प्रॉफिट्स होंगे उसको हम कम वेट देंगे। इस वजह से क्या है, तो इस वजह से इस मेथड को ज़्यादा बेटर माना गया है उस मेथड से। और दूसरी बात, ये जो मेथड है ये वहाँ प्रेफर होता है जहाँ पर जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूसली या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ईयर में प्रॉफिट्स हो गए हमारे 20,000, फिर अगले ईयर हमारे 30,000, फिर उससे अगले ईयर फिर हमें 15,000 हो गए, फिर उससे अगले ईयर हमें 25,000 हो गए। मतलब कंटिन्यूसली जब वो प्रॉफिट्स हमारे वो इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर वहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं, ना कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था वहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लग गया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी प्रोडक्ट हम प्रॉफिट्स की निकालेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके असाइन उनके वेट से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएंगे उनके टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। अब इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम ज़्यादा इजी वे में समझते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। हमें टोटल 5 सालों के प्रॉफिट्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ईयर एंड 31 मार्च, हमें ईयर दे रखे 16, 17, 18, 19, 20 और हमें प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स ही हैं सारे 43,000, 50, 52, 65 और 85। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल। हमें क्या निकालनी है? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 2 ईयर परचेज के बेस पर हमें क्या निकालनी है? गुडविल। और हमें वेट्स यूज़ करने हैं 16 को 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 20 को 5। हमें ये वेट्स जो हैं यूज़ करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, जो भी हमारे ईयर एंडेड होगा। उसके बाद हम लिखेंगे अपने प्रॉफिट्स, उसके बाद जो उनको वेट असाइन किया गया है और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ईयर हमें गिवन है 16, 17, 18, 19 और 20। प्रॉफिट्स हमें गिवन है 43,000, 50,000 और यहाँ से है हमारा ऊपर 52, 65 और 85,000। तो 52,000, 65,000 और 85,000। उसके बाद प्रॉफिट्स के बाद 16 को वेट असाइन किया गया 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 20 को 5, 20 को 5 वेट असाइन किया गया है। तो उसके बाद हमें करना था कि उन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना था उनके वेट से। तो क्या निकल के आएगी? प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रॉफिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई वेट। तो 43,000 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया? 43,000।
50,000 मल्टीप्लाई 2 तो आ गया हमारा 1 लाख। 52,000 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारा आ गया 1,56,000। 65,000 इंटू 4 तो ये आ गया 2,60,000 और उसके बाद 85,000 मल्टीप्लाई 5 तो हमारा आ गया 4,25,000। अभी हमने क्या किया है, इनके प्रॉफिट्स को वेट मल्टीप्लाई किया उनके वेट से। तो अभी हम निकालेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स हमें अभी इन सभी प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो सबकी टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 9,84,000। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमें क्या निकालेंगे, टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट आ गया हमारा 15। तो सिंपली हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया, टोटल ऑफ वेट भी आ गया। तो अभी हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने कितना निकाला था प्रॉफिट्स का, 9,84,000 और टोटल ऑफ वेट आया था हमारा 15। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65,600 रुपीज़। तो हमारा क्या निकल के आ गया इससे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी हम क्या निकालेंगे आगे, गुडविल, क्योंकि मेन तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 65,600 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 2। तो कितना आ गया ये, 1,31,200 रुपीज़। क्या निकल के आ गई हमारी, गुडविल निकल के आ गई 1,31,200 रुपीज़। तो सिंपली हमारी गुडविल निकल गई। इससे पहले हमने जो प्रॉफिट्स था और जो वेट्स थी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका क्या निकाला हमने प्रोडक्ट, फिर उसकी हमने टोटल किया सारे प्रोडक्ट का, तो आ गया हमारा 9,84,000। फिर हमने उनके वेट्स जो गिवन थे, क्वेश्चन में गिवन थे हमें, हमने उस वेट्स की उन सबको वेट्स को प्लस किया तो हमारा आ गया 15। दोनों को डिवाइड किया तो निकल के आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से तो क्या निकल के आ जाती है हमारी गुडविल। तो अभी हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको कंप्लीट डिस्कस किया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। और दूसरा हमने डिस्कस किया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का एडवांस या मॉडिफाइड वर्जन क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, विद न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। तो अभी कुछ लिमिटेशंस भी हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो अभी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको हम लेके चलते हैं कि पास्ट ईयर प्रॉफिट्स पर ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट ईयर प्रॉफिट से जो हमारी गुडविल है वो सही कैलकुलेट होगी, मतलब सही वैल्यू निकल के आएगी हमारी गुडविल की, क्योंकि जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स है उसमें कुछ और कंडीशंस होगी, जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो कुछ और कंडीशंस पर अप्लाई होंगे। तो अभी हम जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को लेके चलते हैं तो वो भी एक लिमिटेशन ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सेकेंड लिमिटेशन है कि हम नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ है वो भी एक एग्जैक्ट नहीं होते, वो हम एस्टीमेट ही होते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ कितने होंगे, तो उससे भी हम गुडविल के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो दो लिमिटेशन है इसकी। फर्स्ट तो हो गई हमारे के जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स है वो भी सही नहीं है। लास्ट लिमिटेशन आते हैं हमारी एवरेज प्रॉफिट की, इग्नोर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। जो बिजनेसमैन है, जो फर्म है, वो क्या करती है, कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर करती है। फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस है वो 1 लाख कैपिटल लगा रहा है, दूसरा बिज़नेस 80,000 कैपिटल लगा रहा है, दोनों के प्रॉफिट्स में भी सेम हो, 10,000 हो, इसका प्रॉफिट्स भी 10,000 हो। अभी अगर हम इसके प्रॉफिट्स के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे तो हम इन दोनों का जो गुडविल है वो सेम आएगी, पर हमने इस बात को इग्नोर किया कि उसने कैपिटल 1 लाख लगाई, इसने कैपिटल 80,000 लगाई है। अगर हम एक हिसाब से देखेंगे तो गुडविल किसकी ज़्यादा है, 80,000 वाले की ज़्यादा है, क्योंकि वो कम कैपिटल लगाकर भी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्म है वो
कैपिटल एम्प्लॉयड को भी क्या करती है, इग्नोर करती है। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे लिमिटेशन के। फर्स्ट था कि पास्ट ईयर ट्रेंड प्रॉफिट्स हैं जो, उसको भी फर्म लेके चलती है, और पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स होते हैं वो किसी और कंडीशन पर होते हैं। अभी मान के चलो हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को, अगर हम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स का बेस लेकर चलेंगे तो अभी पास्ट ईयर्स में कुछ और हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस थी और फ्यूचर में कुछ और गवर्नमेंट रेगुलेशन आएंगी, तो फिर उसके बेसिस पर जो पास्ट ईयर प्रॉफिट है वो अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड है कि जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है वो भी एस्टिमेट होती हैं। और थर्ड है कि जो फर्म है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर करती है। कैपिटल एम्प्लॉयड इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फर्म 1 लाख रुपीज़ लगाकर भी 10,000 प्रॉफिट कमा रही है, दूसरी फर्म 80,000 कैपिटल लगाकर भी 10,000 प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो अगर ये वाली फर्म कम कैपिटल लगाकर सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ मोर गुडविल, तो यहाँ पर इस केस में ज़्यादा गुडविल होगी। और ये चीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई है, कितनी कैपिटल लगाई है फर्म ने, तो वो जो गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त एवरेज प्रॉफिट इग्नोर करती है। तो ये लिमिटेशन थी। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट क्यों यूज़ किया, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके लिमिटेशंस है, इसका मॉडिफाइड वर्जन कौन सा है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा मेथड जो वो कंप्लीट हो गया है। 2 मेथड्स रह गए हमारे, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड्स को। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।